बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जी, और प्रोग्राम का आगाज़ ख़बरों से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हालात इस कदर बुरे हैं कि यकीन माने सांस लेना मुश्किल हुआ है। हर दूसरे, मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी। आपने बाहर क्या जाना है हम के कि अच्छा जी बाहर वाला आउटडोर एक्टिविटीज़ आप थोड़ी कम रखें। घरों में रह के लोग मुतासर हो रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद रख के लोग मुतासर हो रहे हैं, बच्चे बुरी तरह से मुतासर हैं। और आज तो बदतरीन सूरत हाल है। ऐसे लग रहा है जैसे शदीद वाली फॉग, आपको सामने जो धुंधला नज़र आ रहा होता है ना फॉग की वजह से, आज वो मंजर है। सांस लें तो आपको महसूस हो रहा है कि कुछ धुआं अंदर जा रहा है। क्या करें, घरों में तो कोई महसूस नहीं होकर रह सकता, बट इशू ये कि घर में रह के भी आप बीमार हो रहे हैं। बूढ़े अफराद के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये इस कदर खौफनाक है। लेकिन हम सिर्फ अभी तैयारियों में, हम सिर्फ अभी फैसला साजी में लगे हैं कि किस तरह से स्मॉग पे काबू पाया जा सकता है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। इमरान यूनस और दुर्रे नायब। इमरान यूनस, देखिए जी, वाकई स्मोक की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बदतरीन हो चुकी है। और आप यकीन जानें गुज़िश्ता रोज़ से ही इसका बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो नज़र आ रही है। और कल सुबह भी यही सूरत हाल थी, रात को भी यही सूरत हाल थी, और अब जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। कल की निस्बत आज मज़ीद बढ़ गई है। बल्कि आज मैं प्रोग्राम से पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज सुबह फजर के टाइम, क्योंकि नमाज़ के लिए मैं मस्जिद जाता हूँ, तो मैं घर से बाहर निकला और मुझे थोड़ी सी खुशी ये हुई, मैंने कहा शायद फोग आ गई। लेकिन आप यकीन जाने उसको जब फील किया ना, और वो इतनी ख़तरनाक थी और मतलब ये है कि कुछ फासले पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इसलिए लगा कि शायद ये स्मोक में फोग जो है वो शामिल है कि आपको दूर तक नज़र नहीं आ रहा, और वो स्मोक थी। और सूरत हाल अब ये है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं कि अभी तक फैसला साजी जो है वो नहीं कर पाए। ठीक है, ये हमारे अभी तो प्लानिंग की चल रही है। सीनियर वज़ीर और वज़ीर आला ने जिनकी जिम्मेदारी लगा रखी है वो कह रहे हैं कि हम इसको पूरी कुव्वत से रोकेंगे। खैर, हुकूमती कोशिशें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि शहरी जो है वो खुद अपनी एहतियात जो है वो खुद करे, ये तो अब कुदरती तौर पर जाएगी तो जाएगी, अदरवाइज बारिश वाहिद हल है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो, अदरवाइज अभी तो बारिश के और महकमा माहौलियात ने तो खुद कह दिया है कि अब मजीद 3 दिन में ये मजीद बिगड़ेगी सूरत हाल। आप ये देखें कि बिल्कुल बच्चों के जो स्कूल बंद किए गए हैं, ठीक है नर्सरी से आपने 5वीं तक बंद कर दिए हैं, लेकिन क्या 5वीं से ऊपर बच्चे जो हैं क्या वो मुतासिर नहीं होंगे? ऐसे ही है। लोग जो हैं, हम लोगों को यही कहेंगे, तलकीन करेंगे कि घर से बाहर कम से कम निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, छींटे जो हैं वो मारें, और मास्क जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने ये ऐसी चीज़ है कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलेंगे ना, आप इससे मुतासिर हो जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दुर्रे नायब, देखें अब जो टाइम था रेमेडी का वो तो ख़त्म हो चुका है, गुजर चुका है। अब हम तो अभी भी फैसले कर रहे हैं, हम अभी भी फैसले नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम प्लानिंग कर पा रहे हैं। पिछले दिनों खबर आ रही थी कि वज़ीर आला खुद भी बीमार हुई, उनको भी गले में कोई तकलीफ हुई, थायराइड के टेस्ट, मेरे तो अपना गला ख़राब है, मैं तो अपने थायराइड के टेस्ट कराने फिर रहा हूँ, तो हर बंदा मुतासिर होता फिर रहा है, इमरान अपना मुतासिर होकर फिर रहा है, तो हमें तो खुद ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके बाद अगर लाहौर शहर के हर बंदे की हालत, ये फिगर भी जो मैं खबर में देख रहा था, ये कम लग रहे हैं 1,29,000, ये 1,29,000 नहीं होंगे, 1.25 करोड़ से बड़ी आबादी है। ये भी फिगर जो है वो ठीक जारी नहीं किए गए। बहरहाल ये जायचो साहब की रिपोर्ट है, हो सकता है इसमें कोई रद्दोबदल हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अपने पॉइंट्स और आदाद शुमार जारी करती है, इस हद तक करती है कि हुकूमत और आवाम वो पैनिक ना हो। लेकिन हर घर के अंदर सूरत हाल को अगर मॉनिटर करें, तो अभी भी अगर ये फैसला नहीं करते कि हमने मसनूई बारिश कब करनी है, हमने स्कूलों को, कॉलेज को, दफातर को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, जिस तरह निगरान सेटअप में जुमा हफ्ता मिला दिया जाता था, कम से कम हफ्ते में 3 दिन ब्रेक देनी है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे फर्क ये 1100 से तकरीबन ये 700-500 पे आने के इम्कानात बढ़ जाते थे। अब आपको याद होगा कि जब गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी गई थी कि रोड पे कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, और शहर की फिजा जो है वो आपने देखा था किस तरह तब्दील हुई थी। अब हम इतने ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, तामीराती काम अपनी तरह चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी तरह चल रहे हैं, डेमोलेशन बहुत मुख्तलिफ हो रही हैं, तोड़ फोड़ के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं। आपके जनरेटर्स जो हैं वो आबादियों में रखे गए,
आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। अभी गवर्नमेंट का इस पे कोई पॉलिसी नहीं है कि ये जो छतों पे जनरेटर्स बड़े बड़े कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं, फैक्ट्रियों के बाहर पड़े हैं या आपके प्लाजों की पार्किंग में पड़े हैं, उसके सामने रैंप्स पे पड़े हैं, तो उनकी पॉलिसी क्या है। यकीन करें वो स्टार्ट होता है ना तो ऐसा वो काला धुआं मारता है कि बेड़ा गर्क हो जाता है। लाहौर शहर में लाखों जनरेटर्स हैं जो इस स्मोक का भी सबब बन रहे हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ पे आपको भी काम करने की ज़रूरत है। अभी तो आपको यही नहीं पता कि हम एक दो चीज़ों के अलावा किस किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। फिर आप लोगों को ये भी नहीं आइडिया हो रहा कि आप हेल्थ की कोई पॉलिसी जारी करें जिसमें लोगों को बताया जाए कि क्या करना है। हाई अलर्ट जारी करना चाहिए। आपको इसकी रेमेडी के लिए, बेसिक्स दवाइयों के लिए डॉक्टर से रुजू करने के लिए तनकीद करनी चाहिए ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। चलिए हल के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं मसनूई बरसाने पर गौर किया जा रहा है, इसको अमल में कब लाया जाएगा, क्योंकि अब तो गौर करने का टाइम गुजर गया। इमरान, देखें गुज़िश्ता कई सालों से जो हम स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं, हमारा शहर जो है वो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में जो है वो सर फहरिस्त जो है वो आ रहा है। स्मोक ख़त्म करने का वाहिद हल जो है ना वो आपको भी पता है कि बारिश होती है। कुदरती बारिश हो जाए तो ये ख़त्म हो जाती है। जब कुदरती बारिश नहीं है तो फिर आखिरी हल जो है ना वो मसनूई बारिश करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अभी तक जो है वो हम मसनूई बारिश जो है वो भी नहीं कर पाए। जिस तरह अभी आपने खबर पड़ी है कि गौर किया जा रहा है अभी, और मतलब ये है कि आपके पास आखिरी हल सिर्फ यही रह गया है कि आपने मसनूई बारिश करनी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जी भारत से जहरीली जो फ़ज़ाएँ हैं वो आ रही हैं, मज़ीद हालात जो हैं वो वर्स्ट होंगे। इसके साथ ग्रीन लॉकडाउन तो आपने लगाया, मुझे ये बताएं आपने ग्रीन लॉकडाउन जिन एरियाज़ में लगाया, दो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया है क्या उससे कितना फ़र्क पड़ा है, और माजरत के साथ जिन इलाकों में आपने ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया, मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वहाँ पर तो आपने लगाया नहीं। आपने जहाँ पर ऑटो रिक्शा की मार्केट्स हैं, मोटरसाइकिल्स की मार्केट है, जहाँ पर आपको हर वक्त ऑटो रिक्शा, ये चिंगशी रिक्शा जो है वो आपको नज़र आते हैं, जिनके स्टैंड्स हैं, वहाँ पर तो आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया नहीं। आपने उन एरियाज पर लगाया जो ऑलरेडी कुशादा रोड्स हैं, जहाँ पर दरख्त है। नहीं लगाया तो बढ़ाने पे जब आप गौर कर रही हैं कि ग्रीन लॉकडाउन को बढ़ाना है तो फिर आखिरी हल देखिए, हम हमेशा हमारे पास क्या रह जाता है कि जी आखिरी हल ये है कि लोग अपने घरों को ताले लगा के घर बैठ जाएं। ठीक है, हुकूमत ने ये कह दिया जी कि हमसे तो कंट्रोल हो नहीं रही, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, दफातर हर चीज़ बंद करने के अहकाम जारी करते हैं, लोग अपने घरों तक महदूद रहें। देखिए ये वर्स्ट चीज़ होती है। इसका मतलब है कि आप नाकाम हो गए, आपके इदारे नाकाम हो गए। माजरत के साथ हुकूमत को तो मैं नहीं कहता, बुरा मान जाएंगे, फिर मैं कहता हूं कि आपके इदारे नाकाम हो गए। क्या करते रहते हैं पूरा साल आपके इदारे, जिनको ये पता है कि हर साल स्मोक का स्पेल आना है। अच्छा चले ये भी बात हम मान लेते हैं कि जी लाहौर इसलिए आलूदा हो रहा है कि जी भारत का बॉर्डर जो है बिल्कुल करीब है, वहां पे फसलों को आग लगाई जाती है, बाकी फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, उसका धुआं इधर आता है। वो भाई वो हमारे शहर, आप जनूबी पंजाब चले जाएं, मुल्तान की सूरत हाल देख लें, वो जो दूर दराज के शहर हैं वो क्यों मुतासिर हो रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बताए ना फिर। अच्छा, अब ग्रीन लॉकडाउन से आगे ना रेड लॉकडाउन की तरफ जाने की जरूरत है। अब ग्रीन लॉकडाउन को बढ़ाए ना, आप आगे चीज की तरफ जाएं, 3 दिन कम से कम आप ब्रेक लगवाएं किसी भी तरीके से। जो कारोबारी सीनियर वजीर साहिबा ने कहा है ना कि हम पूरी ताकत से स्मोक को रोकेंगे। कौन सी ताकत है? ताकत कौन सी है? ठीक है, ताकत का इस्तेमाल करें, जोर लगाएं, लेकिन उसको पॉजिटिव मेजर्स में लेकर चलें। स्कूलों कॉलेजों को ब्रेक लगवाएं। अब 3 दिन जो है ना, कल परसों से जुमे से इनको चाहिए कि जुमा, हफ्ता, इतवार कम से कम इसको छुट्टी करें, बंद करवाएं। इसके अलावा कोई हल इसके अलावा इस वक्त कोई हल नहीं है। हम बहुत बदतरीन एक सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे अस्पतालों में तो रेगुलर बोझ उठाने की सकत नहीं है, तो खुदा ना खास्ता किसी वबाई बीमारी की तरफ चले गए, किसी इस स्मोक की वजह से किसी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होगी तो हम कैसे लोड उठाएंगे? और ये तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, नज़ला, जुकाम, गला खराब, ये तो आसानी से जाते भी नहीं। कम से कम एक हफ्ता आपको ले जाएंगे, 2 हफ्ते, 15 दिन। अब जो वायरल इन्फेक्शन हो रही हैं वो 15 दिन, और इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है ना। आपको पीछे कोई बैकग्राउंड पता है, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुतासिर करती है, किस तरीके से करती है। तो अब इसमें आप ये देखेंगे जो बंदे लेट रहे हैं इस टाइम इस बीमारी की वजह से, वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल फारिग है, ऐसे ही है, बिल्कुल वो कोई काम करने के काबिल नहीं है। अब इसके बाद आपने लोगों को बचाना कैसे है फर्दर इन्फेक्शन से? इसके जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं बाद में आने वाले टाइम में, कि आपके लंग्स जो इफेक्ट हो जाएंगे वो किस हद तक उस ब्रीथेबल रहेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ों में, हम तो स्क्रीनिंग नहीं करवा सकते, हमारी सरकार तो एक छोटा सा फैसला नहीं ले पा रही, ये हेल्थ के ऊपर किस तरह से लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वो नहीं होना। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आप 3 दिन की ब्रेक लगाएं,
लोगों को महदूद करें, उनके घरों तक रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ें, जिस तरह मर्जी करें। उसके बाद आप मसरूरी बारिश के लिए फौरी तौर पर फैसला करें। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ तो सारे लोग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को मेहरबानी कर दे, क्योंकि आखिर फाइनल अथॉरिटी तो वही है। बारिश अगर कुदरती तौर पे हो जाए तो उससे बड़ी रेमेडी नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात भी बारहा कह रही है कि अभी दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है बारिश के, लिहाजा आपको इस पर भी फैसला साजी करनी ये पड़ेगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं इनकी भी कुछ पकड़ करें। वो तो प्रेस रिलीज आ जाती है, अभी बस। भी आज आई वो आप हुई है। छोड़ देना, वो 413 लाहौर का ऐसा मसला है जो हल हो ही नहीं सकता। 413 गाड़ियां बंद, 8 लाख वजह जुर्माने। तो बता देना कि आपके शहर में वो गाड़ियां जो बिल्कुल ही नाकारा हो चुकी हैं, जो कानून के मुताबिक रोड पर चलने के काबिल नहीं है, वो क्यों चल रही हैं? और ये जो रात को हैवी ट्रैफिक एंटर हो रही है शहर में, वो बड़ी वजह है। और जहाँ पे रिंग रोड, जहाँ पे आपकी मेट्रो बस अथॉरिटी की मेट्रो बसेस चल रही हैं, आपकी स्पीडो बसेस चल रही हैं, आपकी ऑरेंज लाइन चल रही है, वहाँ पे इन वैगनों का, इन चिंची रिक्शों के चलने का क्या जवाब है? ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के चलने की कौन सी अथॉरिटी, कौन रोकेगी इसको? कि आपका ये आपके मुल्तान रोड है, फिरोजपुर रोड है, सब इसमें शामिल है। आपके पास इतनी जबरदस्त चीजें चल रही हैं, आप उसके ऊपर जाए, आप सफर करें, आप अपनी गाड़ियां, इस तरह की दूसरी ट्रांसपोर्ट बंद हो जानी चाहिए। ऐसे ही है। खैर यहाँ पे एक और खबर भी है, काबिल गौर है। शहरी आबादी से सनती यूनिट को इंडस्ट्रियल एरिया मुंतकिल करने का प्लान तैयार कर लिया गया है जी। अब ये प्लान तो तैयार कर लिया गया है, वजीर आला को मंजूरी के लिए इरसाल भी कर दिया गया। दुर्रे नायाब नहीं, ये ऑलरेडी प्लान जो है प्रपोज था। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रपोज्ड है, हमेशा से प्रपोज्ड है। 2009-10 से तो मैं सोचता आ रहा हूँ, मंडियाँ जा रही हैं बाहर, आपकी संतें जा रही हैं, लारी अड्डे बाहर जा रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी संतों के लिए हम एक शहर शेखुपुरा के करीब सनती शहर नया आबाद कर रहे हैं। तो ये कौन से प्रपोजल है? अब इस वक्त हालत ये हो जाएगी आपकी कि आपको जहाँ लाहौर शहर से बाहर बड़े बड़े प्लान्स करने की ज़रूरत थी आबादी के अंदर, आपने आबादियों के अंदर रश कर दिया है। अब एक प्रपोजल ये भी थी कि कैंसर हॉस्पिटल को बाहर भी तो बनाया जा सकता था। लाहौर शहर की किसी भी एंट्रेंस पे, चाहे वो मुल्तान वाली साइड है, चाहे वो पिंडी वाली साइड है, आप अच्छी सी जगह लोकेट करके लोगों को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे कि अगर वो अपने पेशेंट्स को लाएं या लाहौर से लेके जाएं तो उसका सारा रश बाहर रहे। ये प्लानिंग होती है। इसी तरह आप आईटी की यूनिवर्सिटी को, जो आईटी सिटी बना रहे हैं, उसको भी लाहौर से बाहर लेके जा सकते थे, जहाँ पे हज़ारों लोगों ने आना है, चाहे वो अपनी जॉब के सिलसिले में आए, आईटी एक्सपर्टीज़ के सिलसिले में आए या पढ़ने के सिलसिले में। आपने वो भी शहर के अंदर कर दिया। अब जब इस तरह के वेंचर्स खोलते जाएंगे तो आपकी अर्बन प्लानिंग कहाँ पे जाएगी और आपकी बातों पे कौन एतबार करेगा जी कि हम तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपने लाखों लोगों की आमद का जरिया दोबारा अर्बनाइजेशन शहर जहाँ हो चुकी है उसके अंदर कर दिया है। अंदरून शहर की बात कर लें, आज तक का मछली मार्केट, रिम मार्केट, लोहा मार्केट, ये तो शिफ्ट करवा नहीं सके आप, ठीक है, जो सबसे बड़ा कॉज है। उसके बाद आप रिंग रोड से मुल्हिका जितनी भी आपकी जो स्टील, जितनी भी आपकी फैक्ट्री हैं, आप उन पे एक्शन नहीं कर सके। जुमा 4 दिन रूडा को बने हुए हैं, रूडा एक्शन कर रही है, आप नहीं कर सके। तो सरकार पे कौन एतमाद करेगा, उनकी पॉलिसीज पे कौन बात करेगा? दे आर फेलियर। और ये फेलियर्स जो है ना, हमें शहर को इस मुकाम तक ले आए। यकीन करें, ये पिछले साल ये हालत नहीं थी। अच्छा, मुझे ये हैरानगी हो रही है कि जिन्होंने ये प्लान जो है वो बनाया है मंजूरी के लिए, जो है वो वज़ीर आला को इरसाल किया है। देखिए, इसमें जीटी रोड शामिल है, ठीक है, वहाँ पर बहुत संत यूनिट है, मुल्तान रोड है, फिरोजपुर रोड है, रायवेंड है, डिफेंस रोड है और रिंग रोड है। बंद रोड इसमें शामिल क्यों नहीं है? जहाँ पे बंद रोड क्यों शामिल नहीं है? क्या वो भी आपने बेचारे रूडा पे डाल देना है कि जी रूडा की जिम्मेदारी है कि वो सारा बंद रोड को? क्या लाहौर का वो हिस्सा नहीं है? सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना, जो घरों में भी लगे हुए हैं, वो आपके बंद रोड एरियाज में, छोटे छोटे घरों में, वहां पर तो आप करते नहीं। बाकी ये प्लान, बाकी जिस तरह आप बात करें कि क्या ये काबिल अमल है, देखें प्लान हमेशा, हम तो दुरन है, अब हम तो मेरे ख्याल से 2008 से सुनते ही चले आ रहे हैं कि प्लान्स बनते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वो फाइलों मीटिंग्स चलती हैं और फाइलों तक वो महदूद रह जाते हैं। तो कम से कम इस पे अमल दरामद जो है ना वो होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है वो किसी ना किसी तरह स्मोक को कंट्रोल करना है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। अगर स्मोक कंट्रोल ना की गई तो फिर यहाँ पर आप अस्पतालों में खुदा न खास्ता यही सूरत हाल रही तो वो जो आने वाला एक हफ्ता है मंडे से, आप देखेंगे कि अस्पतालों में किस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हम यहाँ अंदर स्टूडियोज़ में बैठ के मुतासर हो रहे हैं। घरों में लोग जो हैं वो इतने सख्त बीमार हो रहे हैं। आप जितना मर्जी अपनी सरगर्मियों को महदूद कर दें, घरों में रह के भी अगर आप मुतासर हो रहे हैं तो इसका मतलब ख़तरा बहुत बड़ा है। इसके लिए हंगामी बुनियादों पर
फैसला करना है, जो करना है अब उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। प्लानिंग वाले मरहले से बाहर ना निकले तो फिर आने वाला हफ्ता बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुझे तो इस तरह की खबरें लगता है अब डिस्कस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो आपका बड़ा मसला है मेरे ख्याल से वही बारहा पूरे शो में भी डिस्कस कर लें तो मेरे ख्याल से टाइम जो है वो कम ही लगेगा, क्योंकि इस टाइम हर ज़ुबान ज़द-ए-आम, हर बंदा मुतासिर हो रहा है, हर तरफ। मुझे तो यकीन माने ऐसे लग रहा है इधर भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप लोगों को महसूस हो रहा है कि स्टूडियो में आपको लग नहीं रहा कि स्मॉग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लग रहा है। आप पता नहीं मेरी आंखों के आगे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन है। अब आप पंजाब के दिल को संवारने की क्या तैयारियां कर रहे हैं? मतलब कैसे संवारा जाता है, खूबसूरत कैसे बनाया जाता है? इमरान यूनुस, देखिए आप कैसे हैरानगी वाली बात है। मतलब काले धुएं होंगे, आप नीचे से शहर को संवारते जाए। नहीं, शहर को कैसे संवारने जा रहे हैं आप? देखिए हर चीज़ का ना, देखिए दुर्रे नायाब जो है ना, ये एलडीए की बीट करते हैं। इनको बेहतर पता है कि एलडीए जब कोई प्लान, या एलडीए को छोड़ें, जब भी कोई शहर को छोड़ें, आपने कोई नई सोसाइटी बनानी है ना, तो सबसे पहले ना आप एक प्लान करते हैं कि ठीक है इसमें इतने घर होंगे, ये कमर्शियल एरिया होगा, ये डोमेस्टिक एरिया होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा। मुझे बताएं, यकीन जाने मुझे तो लाहौर ऐसे लगता है जैसे कि है ही अनप्लान्ड, इसको प्लान किया ही नहीं गया था। और जिस तरह दुर्रे नायाब ने पिछली खबर के बारे में बता रहे थे, आप यकीन जाने हमेशा पूरी दुनिया में ये एक्सरसाइज है। मतलब आप नेट पे सर्च करें ना कि अगर हमने नया शहर आबाद करना है, तो वो आपको सबसे पहले ये बताएगा कि जब आपने शहर नया आबाद करना है ना, तो उसमें आपने बताना है कि कितनी आबादी होनी चाहिए। उससे ज्यादा आबादी जो है वो आप उसमें कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आप रोक ही नहीं पा रहे, हर बंदा शहर में आ रहा है। दूसरा, आप किस तरह बेहतर करेंगे? ट्रांसपोर्ट को आप बेहतर नहीं कर पाए, लाहौर के जो सेवरेज मसाइल है उसको आप बेहतर नहीं कर पाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, किसी को आप बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन ये जो पैसे 1,37 अरब दुर्रे नायाब, देखिए मैंने कुछ दिन पहले ये खबर दी है, 2 या 3 दिन पहले, कि जो एलडीए पैचवर्क कर रहा है, ना उसका कोई टेंडर है, ना उसकी कोई मंजूरी है। कौन कर रहे थे, किस तरह कर रहे हैं? बस हुकूमत ने कहा, सॉरी, इसमें एक और चीज ऐड किया गया। आप थोड़ा ज्यादा बेहतर इस चीज को बताएंगे। मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ। पूरे शहर में, ये पैचवर्क की बात कर रहे हैं, वाकई हो रहा है। पूरे शहर में आपकी मशीनरी लगी हुई है जो रोड्स बना रही हैं, और आप यकीन जाने कि मैंने खुद अभी देखा है कि वादत रोड पे आपकी जो मशीनरी लगी हुई है, जो लुक बिछा रही है, वो जो मशीन लुक बिछा रही है, उससे जो काले धुएं निकल रहे हैं, जरा उसको भी भाई जरा बता दे कि पूरे शहर में मशीनरी लगी हुई है। इस टाइम तो क्या वो फजाई आलूदगी का बायस नहीं बन रही फिल वक्त? इस टाइम तो ये 2 माह बिल्कुल सूटेबल नहीं था डेवलपमेंट के लिए। तो मैं तो जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि प्लान चेक करें कि 70% जो है वो पैच वर्किंग की जा चुकी है, लेकिन ना कोई इसका टेंडर है, ना कोई इसका अप्रूवल है, ना कोई फंड्स हैं। बस हुकूमत ने कहा, वज़ीर आला ने हुक्म दिया तो इन्होंने कर दिया। अब उस पर कबाहतें बहुत ज़्यादा है। एक तो 8 से 10 ठेकेदारों के पैसे लगवा दिए इन्होंने। अच्छा, उनको बधाइयाँ कैसे करेंगे? फिर प्रायर अप्रूवल जो वर्क हुआ है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? एडवांस वर्क की मद में जो इन्होंने एक गैर कानूनी तौर पे रस्म डाली है, उसको दिफा उसका किस तरह किया जाएगा? और सेकेंडली तो यानी कागजों में है ही नहीं किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितना ठेका? नहीं, कागजों में तो है, लेकिन उसकी अप्रूवल किधर है? किसने अप्रूव किया प्रोजेक्ट? किसने कहा कि आप पैचवर्क कर दें? क्या एलडी की गवर्निंग बॉडी के किसी में फैसला किया गया? फाइल वर्क होता क्या वजीर आला ने पीएनडी को हुक्म दिया कि इनको आप पैसे दे दें? आपने सोचा जी कि हम ये पैचवर्किंग करेंगे? वज़ीर आला ने कहा जी सड़क पे एक भी खड्डा नहीं होना चाहिए, पूरा शहर जो है वो खड्डों से पाक हो जाना चाहिए सारी। लेकिन भाई जहाँ जहाँ खड्डे फिल हो रहे हैं वहाँ पर आपके एमपी एमएनए के शुक्रिया के बोर्ड तो लग गए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। अब वो बोर्ड तो लग गए, बोर्ड शुक्रिया के अदा हो रही है, और एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी पैदा होनी जा रही है, जिसकी बाद में कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। और लाहौर शहर के ठेकेदार जो हैं वो रोते फिरते आपको खुदकुशियाँ करते नजर आएंगे। इसी तरह आगे चलें कि जो काम वासा के नहीं करने वाले थे, आपने काम वो भी वासा के डाल दिए। क्या गलियां पुख्ता करना, सीवर डालने के बाद ऊपर टफ टाइल लगाना, उसके ऊपर लाइटें लगाना, ये वासा का काम है? या इस तरह की जो डेमोन्स्ट्रेशन आप जो करते हैं एक अर्बनाइजेशन की तरफ, खूबसूरत गलियां लगा, मोहल्ले बनाना, ये वासा का काम है? बिल्कुल नहीं। आपने बाइफर्केशन ही नहीं की। आपने जिसका काम जिसको साजे वो वाला काम रवायत ही नहीं अपनाई। आपने MCL और वासा को कहा जी कि आप जाएँ और लुट मचाएँ। अब होना क्या है? डिप्टी कमिश्नर साहब
जो पहले हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा थी उनके अंडर एक पीएमयू बना था, उस पीएमयू ने इसको एग्जीक्यूट करना था। नए डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी जिम्मेदारी क्यों छुड़ाई है, वो पीएमयू क्यों तोड़वाया है? पहले तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है। उनको नजर आ गया था कि पे मास्टर मैं हूँगा, पैसे मैं जारी करूंगा और कल को पकड़ जो शिकंजा भी मेरे गर्दन पे आएगा। काम इन्होंने उसी तरह करना है जिस तरह रिवायती तौर पर करते आ रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात कि ओवरलैपिंग को किस तरह कंट्रोल करेंगे। लाइक एक ही शहर है, वहाँ पे वासा भी है, एमसीएल भी गुजर रहा है, एक दूसरे की वो ऊपर से गुजर जाएंगे, काम करके क्लेम कर देंगे कि हमने ये गली की है, वासा कर देगा हमने ये गली की है। आप इस ओवरलैपिंग को किस तरह कंट्रोल करेंगे? तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है कि आप किस तरह पैमाइशों को, किस तरह आप चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि क्या जिस बंदे ने जो काम किया वो उतना ही किया है, क्या उसने उतने ही किलोमीटर गलियां पक्की करके अंदर सीवर डाल के जो स्पेसिफिक सीवर था वही डाला है। ये चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैसे तो अच्छे खासे हैं, इससे तो इसीलिए नक्शा तब्दील हो सकता है। हमें कोई इसकी जो है गारंटी दे सकता है कि लाहौर के लिए जो 137 अरब के मंसूबे, 137 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, 137 अरब चले लगा दिया, लाहौर पे लगा दिया, कोई गारंटी दे सकता है कि उसके बाद लाहौर आपका बेहतरीन नजर आएगा? इसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसमें आपका वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, पीसीसी है, टफ टाइल है, सारी चीजें हैं ना, ठीक है। इसमें आपकी ग्रीन बेल्ट्स भी शामिल होगी, हर चीज शामिल होगी। क्या 137 अरब लगाने के बाद, या छोड़ें इसे 137 अरब को, इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद क्या आपका लाहौर खूबसूरत नजर आएगा? इसकी गारंटी कौन देता है? आना तो चाहिए। क्या हम रोड पर जाके फिर क्या हम हमें नजर नहीं आएगा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं नजर आ रही? आपकी जितनी रोड्स हैं वहां पर, मेन रोड जो हैं वहां पर लाइट जो हैं वो लग जाएंगी। अच्छा देखिए, जहाँ लाइटें लगी हैं वहाँ चलाने के पैसे हमारे पास नहीं है, जहाँ लाइटें ऑन होती हैं उनके बिजली के बिल हम दे नहीं पा रहे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके कनेक्शन कट रहे हैं, आपके पास पैसे ख़जाने में मौजूद नहीं है। लाइटें लगा के, आप नई लाइटें लगा के ये कहाँ से इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे? आपको तो पहले अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चले समहाउ वासा तो काम कर लेगा, पानी की सीवर लाइन डाल के, सीवर डाल के निकल जाएगा, जो ऊपर वाला काम है उसके बाद वो क्या करेंगे? फिर दूसरी बात कि आप जहाँ से अबंडेंट लाइनें निकालेंगे उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा कि ये लाइनें अबंडेंट थी कि नहीं थी? सही बात। ये नाकाबिल इस्तेमाल वाटर और सीवर लाइनें हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी? आप तो अपने पैसे पर फुट पर इंच बनाने की खातिर मेरा ख्याल है किलोमीटरों में जो है वो फजिंग कर देंगे। तो ये फजिंग को रोकना, आपके खास तौर पर जो ज़ेर ज़मीन दफन हो रहा होता है आपका ये फंड की सूरत में, इस पर बड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। फिर मरीम नवाज साहिबा ने क्या कोई स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया है कि जो इन फंड्स के वसाइल के ज़िया से रोके, इनकी फजिंग को रोके, इनको गैर मसावी इस्तेमाल से रोके, इनके ऊपर जो कोई तो होना चाहिए इस मामले की मॉनिटरिंग। पीएमयू का तो यही मसला था, लेकिन पीएमयू जो बना था उसमें नए डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं हमारे आए हैं, उनको समझ आ गई मूसा साहब को कि नहीं जी ये तो मेरे पास से ऊपर की बात है। यहाँ तो बलाएं बैठी हैं नीचे, और इतने बड़े बड़े इंजीनियर इस वक्त तगड़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो तो खा पी जाएंगे। बिल्कुल, उनके तो इतने स्टेक्स हैं इसमें। अदरवाइज ये पैसे अगर लग जाए तो शहर में जो बड़े मसाइल हैं काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन देखें, मसाइल जूं के तूं रहने और ये पैसे लग भी जाने, नज़र भी नहीं आने। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर यह है, गैर रजिस्टर्ड स्कूल एकेडमीज़ को सील करने के लिए डीओज, डिप्टी डीओज और एईओज की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। और इसके साथ गैर रजिस्टर्ड स्कूल और एकेडमी सील करने का फैसला किया गया है, इसका ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। दुरे नाया, मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल माफिया और गैर रजिस्टर्ड तो घर घर आप नहीं कर सकते, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतने ज़्यादा अब पल पर पनप चुके हैं कि अब वो बड़े बड़े अब दरख्त बन चुके हैं, और उनकी ब्रांचेस जो हैं वो लाहौर में कुछ इलाके तो ऐसे हैं वहाँ लगता ही है कि एकेडमीज ही एग्जैक्टली। और उन्होंने अच्छे अच्छे इदारों के, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, टीचर्स हायर कर रखे हैं जो प्रॉपर वहाँ पे ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उनके अंदर कंसल्टेंसी और बच्चों की जो वो एक होता है ना उनकी सेल्फ ग्रूमिंग, वो करने की भी उसमें बहुत सारी चीज़ों को आगे इनिशिएट कर चुके हैं। अब मैं कुछ अकेडमीज ऐसी भी देख रहा हूँ कि बड़े बड़े इदारों के अंदर भी एडमिशन लेने के लिए कोचिंग अकेडमियाँ बन गई हैं। लाइक एचएसएन में अगर बच्चों को आपने दाखिल कराना है तो बच्चों को 1 साल पहले और अकेडमियाँ उसकी एक अलहदा से बना दी गई हैं कि वो सिर्फ एचएसएन कॉलेज की तैयारी करवाएंगी। फिर आप इसी तरह कोई है तो वो फलाने की तैयारी कराएंगी। तो अकेडमीज ने तो इतनी ज़्यादा रूट ग्राउंडेड कर ली है कि अब उनको निकालना मुश्किल है। और फिर देखें इख्तियारात क्या आपके पास,
अगर आप किसी अकेडमी को बंद करते हैं वो अगले दिन डीसील कर लेते हैं, ऐसे आप ही उनको है। दोबारा बंद करते हैं, दोबारा डीसील कर ऐसे, लेते हैं, बिल्कुल आप ऐसे। उन पे एफआईआर देने की कोशिश करते हैं, वो स्टे ले आते हैं। आप उनको फिर इससे ज्यादा क्या करेंगे मुझे बताएं। आप वहां पे जाके अब तालों में एल्फिया डाल के भाग जाया करेंगे, जो बचपन में सोचा करते थे किसी का दफ्तर या कॉलेज ऐसे ही है। स्कूल ना खुले तो हम तालों में एल्फिया डाल देते थे। भाई आप एजुकेशन अथॉरिटी के पल्ले है क्या जो वो उस पर इकदाम करेगी, और आपने माजी में किया क्या है जो लोग आप पे ट्रस्ट करें कि नहीं आपने तो जो बड़ा अच्छा किया है, आपने प्राइवेट स्कूलों को छुट्टियों में तनख्वाहें और बच्चों की जो फीसें लेने से रोका है, तो हम मान लेंगे कि यार बड़ी अथॉरिटी है। जी। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करके दिखाई है, आपने प्राइवेट स्कूलों को मजबूरन वालदैन को यूनिफॉर्म किताबें अपने बैच के साथ बेचने से रोका है, तो हम आपको मान जाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे काम जो करने से जो मैंडेटरी प्राइवेट स्कूलों ने वालदैन पर राइज कर दिए हैं, मुसल्लत कर दिए हैं, आपने उससे एक भी किसी को रिलीफ दिलाया है, तो हम समझ जाएंगे जी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऐसे ही, अथॉरिटी बड़ा बिल्कुल काम ऐसे, कर रही है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी बात सिर्फ खानापुरी की हद तक जाएगी। एक नया पकवान पेश करना होता है ना, देग पुरानी होती है। हाँ। हर नई आने वाली गवर्नमेंट को उस बस। देग में एक नया पकवान बना के पेश कर देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। एक दिन आपको कार्रवाई करके दिखा देंगे, अगले दिन वो दोबारा से डीसील हो जाएंगी और बिल्कुल बस ऐसे। हमने काम कर लिया। देखिए ना, ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक वक्त था जब ये लोग कहते थे कि यार मैं बेरोज़गार हूँ, मैं क्या करूँ। लोग उसको मशवरा देते थे कि यार आप लाहौर शहर में कुछ खाने पीने का काम कर लें या रेडी लगा लें, तो आप यकीन जाने बहुत बेहतर काम हो जाएगा। खैर वो बिज़नेस भी अब जो है ना वो पीछे रह गया। अब क्या है कि जिसके पास थोड़े से कुछ पैसे हैं ना, वो क्या सोचता है कि यार मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है, या तो वो कोई क्लिनिक बना लेता है, या वो फार्मेसी खोल कोई लेता है। फार्मेसी खोल लेता है, या फिर वो क्या करता है, वो कोई छोटा सा स्कूल या एकेडमी जो है वो खोल लेता है। और ये सिर्फ कमाई का जरिया है। फैक्ट्रियां, हमारे यहाँ फैक्ट्री पर है। ये फैक्ट्रियाँ हैं पैसा फैक्ट्री है। बनाने की। और आप यकीन जाने, अच्छा ये फैक्ट्रियाँ क्यों कामयाब है वो उस पर भी हम आते हैं। आपके शहर के जितने 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 बड़े टाइकॉन्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं या जो भी है, Education वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या टाइकॉन्स किया है, वो जनाब इस सेक्टर में आ गए, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में आ ऐसे गए, ही है, उन्होंने बिल्कुल। हॉस्पिटल्स बना लिए, उन्होंने बड़े बड़े तालीमी इदारे, छोटे छोटे स्कूल्स बना लिए, कॉलेजेस बना लिए और यूनिवर्सिटियां बना ली, और आज वो पैसा छाप रहे हैं। और आप जो हैं वो उनके हाथों इस तरह उनके आगे घुटने टेके हुए हैं कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, आप गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, मौसम गर्मा की तातीलात होती हैं, उनमें जो वो छुट्टियों के भी पैसे लेते हैं वो भी पैरेलल आप खोलते हैं। नहीं खत्म कर पाए। आपके स्कूल इमरान बंद होते हैं, वो पैरेलल अकेडमी खोल के बैठे होते हैं, उतना हाँ। सड़कों पे उसी तरह दबाव चल रहा होता है। और आपके जो बच्चे और वालिदैन हैं वो ये जो ख्वाब बेचते हैं ना, ये लोग उनके हाथों मजबूर हो जाते हैं। और जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई हुई हैं, उन्होंने कॉलेजेस भी बनाए हैं, Exactly. उन्होंने प्राइमरी स्कूल तक भी बनाए हुए हैं। अब बात आ जाती है एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ। ये कह रहे हैं कि जी हमने जी कमेटियां बना दी हैं, हम उन स्कूल अकेडमीज़ को सील कर देंगे जो मेयार पे पूरा नहीं उतरते। आप यकीन जाने, मेरा अगर कोई स्कूल होता ना छोटा सा जिनके खिलाफ ये एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर वो चाहे गैर रजिस्टर्ड ही होता, मैं सबसे पहले कोर्ट जाके ना एजुकेशन अथॉरिटी पे केस करता। मैं ये कहता, एक बात है ना कि हम कहते हैं कि यार अगर माशरे को ठीक करना है ना तो पहले खुद को ठीक करें। सही। अब बंदा एजुकेशन अथॉरिटी को ये पूछे कि अल्लाह के क्या बंदो, खाना खराब हो, तुम लोगों का अभी रिजल्ट क्या आया? हाँ। सबको पता है ना। सही बात। आपके ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट 0 आया, 40% आपके स्कूल जो हैं उनका रिजल्ट ऐसा आया कि वो स्कूल बंद कर देने चाहिए। ये सरकारी स्कूल है। आप अपने सरकारी स्कूल्स को पहले बेहतर करो ताकि अवाम जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। सही बात। ना इनका अलाकार बने कि जो गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट अकेडमीज खुली हुई हैं, इनको आबाद किया जाए। बिल्कुल आप सही कहा। अपने सरकारी अलबत्ता जहाँ पर इनको बंद करने की प्लानिंग की जा रही है तो ये प्लानिंग की हद तक की रहेगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हम तो बहुत अरसे से देख रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में स्कूल्स बनते चले जा रहे हैं, अकेडमीज बनती चली जा रही हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम में हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अस्पतालों की सूरत हाल डिस्कस इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस रश को मैनेज करना खुद डॉक्टर्स के लिए मुश्किल इस तरह से भी हो जाता है कि कभी हमारे पास खबरें ये आती हैं कि जी बेड नहीं मिल रहा, कभी खबरें ये आती हैं कि जी मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, या फिर ऑपरेशन डिले किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना इट्सेल्फ एक मसला हो जाता है। सो
अस्पतालों के इंतजाम चलाने वाले सरबराहान क्या कहते हैं। शहर के बड़े अस्पतालों में से आज हम जिक्र करेंगे लाहौर जनरल हॉस्पिटल का, जहां पर हम देखते हैं कि हेड इंजरी के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं और इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना मरीज़ों को देखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से कैसे निपटा जा सकता है, शहर के पुराने और कदीम अस्पताल में किस तरह से इलाज मुआलजा चल रहा है, मुख्तलिफ शोबाजात की सूरत हाल क्या है और माहिरीन डॉक्टर किस तरह से यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर फरियाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MSA जनरल हॉस्पिटल के, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नो डाउट हम लोग खुद जब विजिट करते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ देख के ऐसे ही सर चकरा जाता है। तो आप लोगों की तो हिम्मत को सलाम है जो रोज़ाना वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। सो जनरल हॉस्पिटल किस तरह से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है और मुझे मौका दिया है अपने हॉस्पिटल के बारे में बताने का। तो जैसा कि आपने बताया, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स का बहुत बर्डन है और सालाना हमारे पास 25 से 30 लाख मरीज़ इलाज मुआवजा कराते हैं जनरल हॉस्पिटल से। अब ये देखें कि ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के 50 ममालिक से उनकी आबादी भी 50 लाख नहीं है। तो आप ये देखें कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये पूरे एक शहर हैं जो कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करते हैं सालाना, और इतना ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई छोटा सा इंसिडेंट हो वो तो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन जो 25-30 लाख का इलाज मुआवजा हम हर साल करते हैं वो बहुत सारे पेशेंट हैं जो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। और जनरल हॉस्पिटल में सिर्फ लाहौर के पेशेंट नहीं आते, हमारे पास जनूबी पंजाब से, इवन KPK से, बलूचिस्तान से, अक्रॉस द प्रोविंस भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और ये सर्विसेज हम पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। और डेली का हमारा इमरजेंसी का टर्नओवर फुटफॉल जो है वो तकरीबन कोई 10,000 पेशेंट्स हैं। इसी तरह OPD में भी हमारे पास पर डे आप बता रहे हैं इमरजेंसी का फुटफॉल, तो और OPD में भी इस तरह 10 से 15,000 पेशेंट डेली आते हैं। और सबसे ज़्यादा पंजाब में CT स्कैन, MRI हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल न्यूरोसर्जरी के हवाले से या हेड इंजरी के हवाले से नॉन है पूरे पाकिस्तान में। तो सारे पाकिस्तान से पेशेंट यहाँ पे रेफ़र होते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 पेशेंट वाया एयर एम्बुलेंस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए, तो हमारे पास KPK से भी पेशेंट शिफ्ट हुए हैं जो कि ठीक हुए हैं। इस तरह जनूबी पंजाब से पेशेंट शिफ्ट हुआ है, वो भी ठीक हुआ है। बलूचिस्तान से हमने एक पेशेंट को ट्रीट किया है। और क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली न्यूरो रेडियोलॉजी के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के और इसी तरह स्पाइन सर्जरी के, वो सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं। और पेशेंट फिर दूर दराज इलाकों से जहाँ ये सहूलतें मैसर नहीं है हमारे पास आते हैं और हम किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं करते। सही। और सबको इलाज मुआवजा जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। सो बड़े अस्पताल हैं, बड़ी तादाद में मरीज़ आते हैं, नो डाउट चैलेंज भी होगा और मुश्किलात भी होंगी और मसाइल भी होंगे। ये तो माना ही नहीं जा सकता ना कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो मसाइल ना हो। OPD में माहिरीन की खिदमात और रोज़ाना, क्योंकि आपके सामने स्मॉग भी है, आपके सामने डायबिटीज़ के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रोज़ाना की तादाद में आते होंगे। सो टाइमिंग्स क्या है, किस तरह मरीज़ों को अकोमोडेट किया जाता है? OPD में हमने चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया। जब से मैंने चार्ज लिया है तो बहुत सारे हमने पेशेंट केयर सिस्टम, हॉस्पिटल में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, क्योर सिस्टम है, एक केयर सिस्टम है। और केयर सिस्टम पे हमने स्पेशली तवज्जो दी और पेशेंट की जो देखभाल है, और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं CM पंजाब, उनकी भी हमें और मिनिस्टर हेल्थ यही इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने पेशेंट की केयर सिस्टम जो है ना बेहतर करना है। तो OPD में जैसे मैंने बताया कि डेली हमारे पास 1.5 से 2 लाख जो है ना ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक है, जनरल हॉस्पिटल से लोग इन आउट होते हैं पर डे। उसमें 10 से 15,000 लोग जो हैं वो OPD में आते हैं। तो इतना ज़्यादा सुबह रश होता है कि आप कॉरिडोर से भी गुजर नहीं सकते। तो हमने उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया कि हमने इवनिंग OPD स्टार्ट की ताकि ये बर्डन हम इवनिंग टाइम पे शेयर कर सकें। दूसरा, पेशेंट को मेडिसिन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हमारे पास जो फार्मेसी थी उसमें 2 लेन सिस्टम था और लंबी लंबी लाइनें थी और पेशेंट्स के लिए काफ़ी वहाँ ट्रबल होती थी। हमने वहाँ एक मॉडुलर फार्मेसी बनाई जिसमें 6 लेन सिस्टम, 2 औरतों के लिए, 2 मर्दों के लिए, एक बूढ़ों के लिए, एक माजूरों के लिए,
और एक एम्प्लॉयज़ के लिए। इस तरह हमने बनाया। उससे ये है कि वो काफ़ी बड़ी है, उसमें 300-400 पेशेंट एट ए टाइम खड़ा हो सकता है, तो वो पेशेंट को मेडिसिन लेने में काफ़ी आसानी हो गई है। और फ्री मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है, बल्कि जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है वो कहते हैं कि हमने अभी पेशेंट को घर में डिलीवर करनी है, तो उस पर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और एमरजेंसी में हमारी 100% मेडिसिन जो है ना टोटल फ्री है, अवेलेबल होती है। ठीक है। और ओपीडी किसी में मरीज़ को ये नहीं कहा जाता कि ये मेडिसिन आप बाहर से लें। तो इस फार्मेसी बनने से उनको जो प्रोविजन ऑफ मेडिसिन है उसमें बड़ी आसानी है, और आसानी से पेशेंट वहाँ एयर कंडीशनिंग दूसरी सहूलियात भी हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट है, और पेशेंट वहाँ पे खड़े होकर आसानी से दवाई लेके चले ये तो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर साहब इशू ये आता है कि स्ट्रेचर नहीं मिलता, व्हील चेयर नहीं मिलती है, सो जनरल हॉस्पिटल में सवारी से क्या हालात है? इस पे हमने स्ट्रेचर और व्हील चेयर का एक मरबूत निज़ाम बनाया, और हमने जो तमाम स्ट्रेचर और व्हील चेयर हैं एक जगह हमने कमुलेट करके उस पे ये तो मुखैर हजरात ही डोनेट करते जी हैं जी, अगर आप और उनको... हमें डोनेशन में मिले भी हैं 150 हमें व्हील चेयर और स्ट्रेचर मिले। उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि जो भी पेशेंट आता है उसका हम आईडी कार्ड लेके उसको इशू करते हैं, और जब वो चला जाता है वो आईडी कार्ड उसको दे के स्ट्रेचर या व्हील चेयर, ताकि इनकी जो हिफाजत हो और हर पेशेंट को अवेलेबल हो। होता ये था कि ये अवेलेबल होते थे लेकिन कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाते थे या इनकी मेंटेनेंस नहीं होती थी, और इसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमने एक अलहदा से वहाँ पे वर्कशॉप में डेली इनकी रिपेयर होती है। अब अवेलेबिलिटी जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर की है वो 100% है। और इसके साथ जो पेशेंट, हमने तो ये भी किया है कि जो पेशेंट, हमारा हॉस्पिटल ज़रा बड़ा है, इसका एरिया 254 कनाल है, तो इतना बड़ा एरिया है, एमरजेंसी से इनडोर का काफ़ी फासला है, तो इनसाइड हॉस्पिटल हमने शटल सर्विस स्टार्ट की है। ज़बरदस्त, आई मस्ट अप्रिशिएट। कोई जो पेशेंट सिक है उसको अटेंडेंट खुद ना लेके जाएं, जिसको ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करना है वो आसानी से जा सके, तो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे पेशेंट के अटेंडेंट खुद ना लेके जाएं। तो मैंने हर शिफ्ट में 2 एम्बुलेंसेस और 2 ड्राइवर सिर्फ इनसाइड हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए वो उनको डेजिग्नेट किया है, और वो यही काम करते हैं। उससे भी पेशेंट केयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एमरजेंसी में हमारा आए काफ़ी चीज़ें हमने ऑनलाइन उसमें कर दी हैं, जैसे पेशेंट की मेडिसिन डिस्पेंसेशन है, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और इवन लैब भी हमारी कोई तकरीबन 40 किस्म के ऐसे टेस्ट हैं जो एमरजेंसी में हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्टिंग भी हम 3 आवर्स के अंदर कर देते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है ना वो वेट नहीं कर पाता, हालत इस तरह से होती है। सो कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं अस्पतालों में, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, बड़ी मशीनरी जितनी भी है, जितने भी टेस्टों की सहूलत है, ये तमाम फ्री मरीज़ों को फराहम की जा रही है? जी, एमरजेंसी में 100% फ्री हैं तमाम टेस्ट। इंडोर में भी फ्री है, लेकिन ओपीडी पेशेंट्स में कोई नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो गवर्नमेंट ने जैसे वो बताए हुए हैं वो हम चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ एमरजेंसी में तमाम किस्म के टेस्ट जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि माहिरीन आपके पास है, कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिकली जनरल हॉस्पिटल में इलाज, तो कौन कौन से शोबाजात आप समझते हैं कि दीगर अस्पतालों से यहाँ पर या इलाज बेहतरीन है और जनरल हॉस्पिटल का ये खासा है? हमारा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट न्यूरो रेडियोलॉजी है, उसमें जो कुछ प्रोसीजर ऐसे हो रहे हैं जैसे ब्रेन कॉइलिंग है और ये स्ट्रोक के पेशेंट्स में हम करते हैं, वो सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल में भी सहूलत अब आ गई है, लेकिन सबसे पुरानी क्योंकि इधर है और सबसे अच्छा हमारा डिपार्टमेंट है और हम सबसे ज़्यादा ये प्रोसीजर करते हैं, तो दूर दूर से पेशेंट ये भी सहूलत लेने के लिए हमारे पास आते हैं। इसी तरह स्पाइन सर्जरी है, उसका भी हमारा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, और गैस्ट्रो डिपार्टमेंट हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है पूरे पंजाब में। और गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में भी हमारे मैदे जिगर के जो प्रोसीजर जनरल हॉस्पिटल में हो रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में नहीं हो रहे, और ये काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। और इवन के जो PKLI हॉस्पिटल है इसके मुकाबले में हमारे प्रोसीजर्स जो है ना हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो ये हमारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं। और इसके पेशेंट मैंने जैसे बताया कि अक्रॉस प्रोवेंस हमारे पास आते हैं और हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेड इंजरी के जितने भी केसेस होते हैं किसी हॉस्पिटल में लेके भी जाओ तो नॉर्मली लोग रेफ़र करते हैं कि इन्हों फॉरेन जनरल हॉस्पिटल ले जाएं, तो कैसे इंतजाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे हम किसी को भी
रिफ्यूज़ नहीं करते और हर पेशेंट को जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि एक एक प्रोसीजर काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपने कॉइलिंग करनी है वो एक कॉस्टली प्रोसीजर है, उसकी सारी चीज़ें जैसे पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक उसको फिर हम फ्री प्रोवाइड करते हैं कि उसमें हम ज़कात से भी हेल्प ले लेते हैं, सीएम फंड से भी उसकी हेल्प कर देते हैं, जैसे भी होता है, लेकिन किसी को हम रिफ्यूज़ नहीं करते। ट्रीटमेंट हर पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मुख्तलिफ शोबाजात में माहिरीन डॉक्टर्स भी क्या मौजूद हैं, और जब कभी भी हम देखते हैं ना इमरजेंसी तो बता के नहीं होती, सो डॉक्टर अवेलेबल भी होते? हमारी इमरजेंसी में 24 आवर कंसल्टेंट जो हैं वहाँ हर शोबे में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ ऑनलाइन कर दी, तो वहाँ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है उनको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। तो हमारे एक टीम है और मैं भी राउंड करता हूँ, रात के टाइम भी करता हूँ, सुबह भी करता हूँ। तो इमरजेंसी में कंसल्टेंट की अवेलेबिलिटी हमारे 100% होती है। ओपीडी में हमारी फ़िक्स टाइमिंग है, उसमें मॉर्निंग टाइम पे अवेलेबल होते हैं जो प्रोफेसर्स हैं, लेकिन इवनिंग और नाइट पे हमारे सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट इमरजेंसी में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली अस्पतालों में इलाज मुआवजा तो चल रहा होता है, सफाई सुथराई की सूरत हाल, पेशेंट केयर, बेड्स नीट हैं नहीं हैं, आसपास का माहौल साफ़ सुथरा है, वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं नहीं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। सो ऑब्वियसली सरबराह होने के नाते इन चीज़ों की जिम्मेदारी भी आपके सर पर आती है। हाँ, जब आप देखें कि इतनी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिक है और डेली इन आउट इतना ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, तो सफाई का निज़ाम जो है उसको मेंटेन रखना एक चैलेंज होता है। नो डाउट। तो रिवैम्पिंग के बाद अब हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग में बेहतरी आ गई है और अब हमने मैकेनिकल क्लीनिंग पे हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया है। तो मशीनों के ज़रिए हम हॉस्पिटल में सफाई का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराया, जिससे काफ़ी बेहतरी है हॉस्पिटल में। ओवरऑल जो है एमरजेंसी में, इनडोर में सफाई का निज़ाम पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है और उसमें ये है कि हमारा डिपार्टमेंट भी, सेक्रेटरी साहब भी इसको क्रॉस चेक करते हैं, उनका भी डेली KPIs उन्होंने बनाए हैं, उसके मुताबिक क्लीनिनेस चेक होती है। उससे वॉशरूम का, ओवर वार्ड्स का और इमरजेंसी का जो क्लीनिनेस का है वो काफ़ी बेहतर है। सही। सो फ्यूचर में क्या क्या आप मरीज़ लेने वाले हैं अस्पताल की बेहतरी के लिए, जो आपको लगता है कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि मरीज़ों की फ़लाह के लिए ये काम ज़रूर होने चाहिए? जब से मैंने चार्ज लिया, हमने पेशेंट वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा उधर इनिशिएटिव लिए हैं जो कि दूसरे कई हॉस्पिटल्स में नहीं थे, और हम पेशेंट वेलफेयर के लिए इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे, जिसमें जो है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, हेयरिंग टेस्ट जो है, जो बच्चे पैदा होते हैं लेबर रूम में, उनका अवेलेबल नहीं था, वो हमने अवेलेबल कराया, क्योंकि बच्चों का अगर क़ुव्वत समात का टेस्ट इनकी पैदाइश पे ना पता चले तो फिर 2 साल की उम्र में जब बच्चे बोलते हैं तो फिर पता चलता है कि इनको सुनाई नहीं देता। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था, वो टेस्ट हमने अवेलेबल कराया। अब जो भी बच्चा जनरल हॉस्पिटल में लेबर रूम में पैदा होता है, साथ ही ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका हेयरिंग टेस्ट होता है, ताकि उसको बताया जाए बच्चे की क़ुव्वत समात है या नहीं है। सही। इसी तरह हमने एमरजेंसी में अभी रिसेंटली CM मशीन जो है वो डोनेशन बेसिस पे इंस्टॉल की है। वो काफ़ी अरसे से वो ख़राब हो जाती थी और पेशेंट के जो ऑपरेशन है वो रुक जाता था, क्योंकि ये मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन एक्सरे करती है और अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर ये जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की सर्जरी है वो रुक जाती थी। वो हमने अवेलेबल कराई है। और इसके अलावा हमने एमरजेंसी में लेप्रोस्कोप्स वो भी डोनेशन से प्रोवाइड किए हैं, 4 लेप्रोस्कोप, और सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में एमरजेंसी में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं और ये राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी सर्विस है कि उसको बहुत बड़ा कट दे के उसकी सर्जरी नहीं होती, बल्कि एक छोटा जो है सुराख करके हम जो है लेप्रोस्कोप के थ्रू उसकी सर्जरी करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा हमारे मॉडुलर क़यामत-वाम है, वो नियर कम्प्लीशन है और वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो हमने 4 क़यामत-वाम पेशेंट के लिए बनाए। जो पेशेंट के अटेंडेंट थे वो बेचारे सड़कों पे और इधर उधर सो जाते थे, उनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। वो हमने मार्बल फ्लोरिंग और फॉल सीलिंग और मिस्ट फ़ैन लेटेस्ट उधर लगाए हैं और वहाँ पे हमने पेशेंट का ID कार्ड लेके उन अटेंडेंट के लिए एक निज़ाम बनाया है, जहाँ पे हम उनको सोने के लिए बिस्तर और खाना भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो इतने मॉडुलर और अच्छे बने हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम उसको भी शुरू कर देंगे। तो पेशेंट का केयर सिस्टम बेहतर करने पे पूरी तवज्जो है कि पेशेंट की वेलफेयर जितनी हो जाए
वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहब देखने वालों के लिए? मैसेज सबके लिए, मेरे डॉक्टर्स के लिए पहले तो ये है कि आप हर पेशेंट को सिंसेरिटी के साथ देखें और इस नीयत से ना देखें कि हमने पेशेंट से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना है या पेशेंट के साथ कोई इसमें कोई उनको चार्ज करना है, बल्कि इस नीयत से देखें कि मैंने इस मरीज़ को सेहत याब करना है और अल्लाह से जो है मरीज़ से दवाई लेनी है और इसका रिवॉर्ड मैंने अल्लाह से लेना है। तो इस नीयत से अगर हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें भी आसान करेंगे और मरीज़ों के लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बाहर बैरून मुल्क जाने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जिनको कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को लगता है कि जी आइल्स का टेस्ट जहाँ देना पड़ेगा ओहो इसकी तो तैयारी बहुत मुश्किल मरहला होगी, हम फेल हो जाएंगे, पता नहीं हमारी एज इतनी है भी नहीं कि हम इसमें अपेयर हो सकते हैं। सो क्या क्या इसकी तैयारी अगर आपने करनी है तो इसका तरीक़ेकार क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, ये टेस्ट आसान है मुश्किल है, लोगों को लगता है अंग्रेज़ी तो हमें आती नहीं, पता नहीं किस तरह से हम पास हो भी पाएंगे या नहीं। सो इसके लिए गाइडलाइन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं। असद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आइल्स कंसल्टेंट हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। माय प्लेजर, माय प्लेजर। अब बाहर जाना हर किसी की ख्वाहिश है। आजकल अगर मैं ख़ास तौर पे नौजवानों को देखूँ तो लोग कहते हैं बाहर जाएं, नौकरी करें, कुछ अच्छे वैसे कमा लेंगे, लेकिन इसके लिए मुश्किल जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को लगती है आइल्स, क्यों मुश्किल लगती है? बेसिकली अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो थ्रू आउट आवर एजुकेशनल करियर और शुरू से इंग्लिश हमारे लिए प्रॉब्लम रही। जब हम आइल्स की बात करते हैं तो बेसिकली आइल्स में 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और आइल्स जो है इट टेस्ट्स योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो मुश्किल इसलिए लगता है कि हमें एक ना फियर है, एक फोबिया है इंग्लिश का। तो जब आइल्स हमें इंग्लिश में मिलता है तो वो फोबिया जो है और बढ़ जाता है और लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगा। हालांकि आइल्स एक वाहिद टेस्ट है जिसमें फेल और पास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। बेसिकली आइल्स में लेवल्स हैं 1 से लेकर 9 तक, और 9 जो है इसका मतलब है कि आप एक्सीलेंट स्पीकर हैं इंग्लिश के। 1 का मतलब है नॉन यूजर। अच्छा, अब आप डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। फर्ज करें आप कनाडा जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 6 ईच चाहिए, जो कि हमारे आजकल के इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं ये एफर्ट करके 6 ईच बैंड स्कोर ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। असद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइल्स के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने आइल्स की तैयारी करनी, क्या मराहिल है इसके? जी, इसके लिए बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले लिसनिंग टेस्ट है, वो ये देखते हैं कि आपको कितनी इंग्लिश समझ आती है। बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, देन यू आर अ थ्रेट टू दैट वेरी सोसाइटी। यानी आप वार्निंग साइंस भी नहीं पढ़ सकते, तो वो उस शख्स को तरजीह देते हैं जिसको इंग्लिश बोलनी आती है। तो पहला कंपोनेंट है लिसनिंग, कि आप जो इंग्लिश सुने वो आपको समझ आए, और इसमें भी बैंड स्कोर है 1 से 9 तक। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 है बहुत आसान है, जिसमें आपको कहीं पे फ़ोन नंबर लिखना है, कहीं पे किसी के नाम के वो स्पेलिंग बताएंगे, आपने उसको नोट करना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर करते करते इसको बैंड 9 के लेवल पे लेके जाते हैं। उसके बाद है रीडिंग। अच्छा, ये जो रीडिंग है आइल्स की, ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा। इसमें आपने कुछ पढ़ के नहीं सुनाना, आपने सिर्फ दिल में पढ़ना है, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको आपने आंसर देना है। उसमें क्वेश्चंस हैं 1 वर्ड ओनली, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, उसके बाद मल्टीपल चॉइस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चेक करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है राइटिंग। अब राइटिंग में देखते हैं कि क्या आप इंग्लिश लिख पाएंगे। अगर आपको कोई लेटर लिखना होता है जनरल ट्रेनिंग के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिपोर्ट्स लिखना होती हैं एज पार्ट ऑफ योर स्टडीज, तो रिपोर्ट राइटिंग है।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे राइटिंग है, यानी किसी भी ग्लोबल इशू पे वो आपसे 250 वर्ड्स का ऐसे लिखवाते हैं। एंड फाइनली हमारा जो कंपोनेंट है वो है स्पीकिंग, जिसमें 1-on-1 आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है, जिसपे एक एग्जामिनर आपकी इंग्लिश को चेक करके और फिर वही रेटिंग करते हैं 1 से लेकर 9 तक कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है। सो मुश्किल मरहला होता है, स्टूडेंट्स किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं? वो स्टूडेंट्स आप जिनकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटर है, क्या वो इसमें पास हो जाते हैं तैयारी करके? जी बिल्कुल हो जाते हैं। बेसिकली पता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पिछले दिनों, पिछले 3-4 सालों में एक आप समझिएगा कि ब्रेन ड्रेन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके गए। अच्छा, वो जो स्टूडेंट्स थे उनकी कैटेगरी थी, कोई मिडिल पास था, किसी ने कोई अंडर मैट्रिक था, किसी की बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो उनको वो मिला यूके का वर्क परमिट, और उसके लिए टारगेट बैंड स्कोर था उनका 4 ईच। अच्छा, यानी 4 बैंड जो है आईएलटीएस में एक बड़ा बेसिक लेवल का बैंड है, लेकिन उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना टूटी फूटी इंग्लिश से भी काम चल जाता है। तो वो 4 बैंड की तैयारी उन्होंने की और वो चले गए। तो बेसिकली होता है ये, अब देखें अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट है उसका टारगेट बैंड होगा 6, अगर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट है उसका टारगेट होगा 7। डॉक्टर्स जो फॉरेन कंट्री में किसी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उनको भी 7 बैंड रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपकी तालीम के मुताबिक जो आप फील्ड चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको आईएलटीएस में कितना स्कोर चाहिए, यानी स्टार्ट 1 से होता है और 9 तक जाता है। ठीक हो गया। सो कितनी देर में आप आईएलटीएस की तैयारी कर सकते हैं? ओके, देखिए जब भी आप आईएलटीएस की तैयारी करने के लिए आते हैं, सबसे पहली चीज़ है आपकी इंग्लिश का जो लेवल है, अच्छा। जो आप लेके आते हैं। अगर तो आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो सिर्फ आप टेस्ट फॉर्मेट समझें, विद इन अ वीक आप आईएलटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है तो आईएलटीएस बजाते खुद आपकी इंग्लिश को बेहतर करता है। यानी देखिए ना, हम कहते हैं गुड लिसनर्स आर द गुड स्पीकर्स। जब आप आईएलटीएस की लिसनिंग करते हैं आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है। No doubt. इसी तरह हम कहते हैं गुड रीडर्स आर द गुड राइटर्स। जब आप आईएलटीएस की रीडिंग करते हैं तो रीडिंग से आपकी राइटिंग बेहतर होती है। तो जिन लोगों का इंग्लिश का लेवल अच्छा है उनके लिए तो ये 2 to 3 वीक्स की बात है, और जिन लोगों की इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है उनको 4 to 8 वीक्स भी इसमें लग सकते हैं। कितनी दफा आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं? आईएलटीएस के टेस्ट में आप सुबह, दोपहर, शाम जब चाहें आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली 2 तरह के टेस्ट हैं हमारे पास, एक कंप्यूटर डिलीवर्ड और एक पेपर डिलीवर्ड। पेपर डिलीवर्ड जो है वो लाहौर में 4 टाइम्स, यानी 2 बॉडीज हैं जो आईएलटीएस का टेस्ट कंडक्ट करती हैं, ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी। तो होता क्या है, 4 इनकी डेट्स होती हैं टेस्ट की, पेपर डिलीवर्ड की। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट्स का रुझान है वो शिफ्ट हो रहा है कंप्यूटर डिलीवर्ड पे, और कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस जो है दिन में 2 से 3 दफा वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो संडे को भी वो आपके लिए टेस्ट अरेंज कर सकते हैं। तो असल चीज है इसकी प्रेपरेशन। टेस्ट तो आप कभी भी देखें, ऑलमोस्ट इसकी 70,000 रुपीज फी है इस टेस्ट की। तो टेस्ट तो आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उस टेस्ट में आपका टारगेट बैंड स्कोर अचीव नहीं होता तो वो रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल बेकार है। सही। सो अगर आप आईएलटीएस के टेस्ट में पास हो जाते हैं तो बैरून मुल्क आपके लिए मौके क्या क्या होते हैं? ऑलराइट, देखें डिपेंड करता है। हमारे पास 2 तरह के आईएलटीएस हैं, एक है एकेडमिक आईएलटीएस, ये प्योरली स्टडीज के लिए है। दूसरा है जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस जो कि वर्क परमिट के लिए और कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए। अब फर्ज करें आपने एकेडमिक आईएलटीएस किया, उसमें आपका 5.5 बैंड आ गया, आप यूके में किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं। फिर आपका 6 to 6.5 बैंड आ गया, यानी 6 ईच आ गया, आपके लिए कनाडा के दरवाजे खुल जाएंगे। उसके बाद अगर आप एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 बैंड चाहिए। फिर उसके बाद कनाडा की एक इमिग्रेशन की कैटेगरी है जहां पे आपको 8,777 आईएलटीएस में चाहिए होता है जनरल ट्रेनिंग में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट बैंड कितना आया, और उससे पहले आपने ये देखना है कि मैं आईएलटीएस का एग्जाम क्यों दे रहा हूँ। अगर मैं स्टडीज के लिए दे रहा हूँ, मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मुझे 6 बैंड चाहिए। अगर मैंने यूके जाना है वर्क परमिट के लिए, मुझे 4 बैंड चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर आप इसकी प्रेपरेशन करते हैं। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि पाकिस्तान में रह के भी आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुल्क से बाहर जाके आप अपने जो पीछे अजीज़ो अकारिब हैं उनको डॉलर्स भेजेंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। पिछले चंद सालों में 10-20 लाख 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए। जस्ट आप इमेजिन करें कि उनमें से हर एक पाकिस्तानी अगर $500 भी पाकिस्तान भेजेगा तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो मुल्क से दूर रह के आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।